जय हिंद। आप सभी को 24 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो 24 मार्च 2024 को देश या विदेश में जो जो घटित हुआ है, जो नई अपॉइंटमेंट हुई है, जो नई किसी की नई नियुक्ति हुई है, किसी को नया पुरस्कार मिला है, तो वो सभी आज के जो क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और उससे भी पहले आप सभी को आज मार्च 24 को क्या है, होली है, ठीक है, और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है क्या है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास, ठीक है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राई लेटरल जो 2024 है वो किसके बीच में हुआ है। तो ये 2024 का ट्राई लेटरल त्रिपक्षीय अभ्यास है भाई। अब इसकी बात करें ट्राई लेटरल 2024 तो किन के बीच में हुआ है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है यहां पर भारत मोजाम्बिक और तंजानिया, दूसरा भारत यूएई सऊदी अरब, तीसरा भारत इंडोनेशिया मलेशिया और फिर है भारत श्रीलंका और बांग्लादेश। तो जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो उसका हिस्सा है। और यहां पर जो पड़ता है कौन सा, मोजाम्बिक और तंजानिया पड़ते हैं, ये वाला जो है जिम्बाब्वे पड़ता है। तो ये वहां की लोकेशन है। तो यहां जो ट्राइलेटरल 2024 अगर अभ्यास हुआ है, त्रिपक्षीय अभ्यास, तो किसके बीच में हुआ है, ऑप्शन ए है भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से बनेगा वो ये है, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है। तो ये भूटान का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो एक गैर भूटानी को दिया गया है, वो कौन है। तो यहां पर जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में रतन टाटा, सी में है रिकेन यामामोटो और श्रीनिवासन स्वामी। तो यहां पर आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, ये जो चेहरा आप लोग बिल्कुल अच्छे से पहचानते हैं, तो ये मिला है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्या है, ये भारत के इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। इससे पहले जिसको भी मिला है वो सारे कहां थे, भूटान से बिलोंग रखते थे। और अभी ये जो है भारत के गैर भूटानी जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी करंट अफेयर से बन सकता है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया है। ये लास्ट की स्लाइड में भी हम पढ़ने पड़ा था, जल्दी से इसका आंसर देखिएगा कि जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया गया है। अगर हम बात करें विश्व जल दिवस 2024 की, तो यहां पर जो ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट वो रहेगा 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और अभी अगर हम 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को क्या मनाया जा रहा है, विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है, ठीक है ना। तो हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श की अगर बात करें तो किस देश के साथ किया गया है। तो ये है भाई ऑप्शन ए है जो मॉरिटानिया है, बी है मोरक्को है, सी अल्जीरिया और ट्यूनीशिया की। लेकिन यहाँ पर अगर हम सही करें ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैप में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, मॉरिटानिया जो है इसके साथ विदेश कार्यालय परामर्श शुरू किया है। और किसने किया है, भारत ने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मॉरिटानिया होगा। अगर हम मॉरिटानिया की भाषा देखें तो क्या है, इसकी जो अरबी भाषा है, आधिकारिक भाषा क्या है, अरबी है, ठीक है ना। फुला सोनिंके और वोलोफ राष्ट्रीय भाषाएं हैं। राजधानी इसकी नोआकोट है। क्या है, राजधानी नोआकोट। किसकी राजधानी नोआकोट है, मॉरिटानिया की। और देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है, स्थित है। अगर हम इससे अगला जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करें, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, ठीक है। अगर हम बात करें हैती की तो वहां पर क्या हो रखा है, कुछ उपद्रव चले हुए हैं, स्ट्रीट उपद्रव, जिसमें क्या किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, उनके कत्ल किए जा रहे हैं, ठीक है ना, महिलाओं का शोषण होने लग रहा है। तो वहां से क्या है कि भारतीय नागरिकों को क्या किया जा रहा है। और एक खास बात और है कि हैती में क्या है, भारत की कोई एम्बेसी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हैती की सरकार के सहयोग से भारत क्या कर रही है, जो वहां नागरिक जो है भारत के उन सभी को बाहर निकालने के लिए तो अपना ऑपरेशन चला रखा है। तो ये कौन सा होगा भाई, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रखा है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चला रखा है, इंद्रावती। तो यहां पर जो ऑप्शन ए होगा, ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। इसी के साथ करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ,
इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान RLV LX-02 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो भाई ये क्या है, उस विमान का नाम क्या है, तो इस विमान का नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, पुष्पक विमान, ठीक है ना। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि ये पुष्पक विमान का क्या है वर्णन आता है, उसी की तर्ज पर क्या है इस विमान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करते हैं पुष्पक विमान है क्या, तो पुष्पक एक ऑल रॉकेट पूरी तरह से पुनः प्रायोज्य सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट वाहन है। यह एक पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान और इसके डिजाइन को 2012 में क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी और 2016 में पहली बार सफलतापूर्वक इसने क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। अगर पुष्पक विमान ने अगर सबसे पहले जो उड़ान भरने की अगर बात करें तो वो कब भरी गई थी, 2016 में। 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ यह परियोजना वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये भाई पुष्पक विमान है, इस पर्पज से बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है कि इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान दिया गया है, तो क्या नाम है, पुष्पक विमान है। और अगर आपको पता हो कि इसरो जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर था, बेंगलुरु में था। कहां पर था, बेंगलोर में था। और अगर इसके चीफ की चेयरमैन की बात करें तो ऐसे सोमानाथन था, ऐसे सोमानाथन जो है इसके चीफ हैं। तो वहीं पर अगला जो क्वेश्चन जो आपकी करंट अफेयर से बन सकता है वो है, हाल ही में लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत है। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टूर्नामेंट में, किसमें भाई, टेबल टेनिस में। पुरुष एकल में जो जीतने वाले हैं तो वो कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है मानव ठक्कर, साथियान ज्ञानेश्वर, मानुष को उत्पलय और शरत कमल। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है भाई, साथियान ज्ञानेश्वरन जो है, इन्होंने क्या किया है, जो विश्व टेबल टेनिस फीडर जो टूर्नामेंट है उसमें भारतीय एकल में अपना खिताब जो अपने नाम में किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में अगर हम जो पढ़ते हैं तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी आयरलैंड के जो थे वो किसके थे, आयरलैंड के, ठीक है ना। अगर आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर, तो इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की अगर राजधानी की, तो बुबलिन इसकी राजधानी है और यूरो इसकी करेंसी है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, इटली, आयरलैंड और फ्रांस, और इन सभी की जो करेंसी हो क्या है, यूरो है। जर्मनी की जो अगर राजधानी की बात की जाए तो क्या है, बर्लिन है। इटली की राजधानी की बात की जाए तो रोम है, और वहां पर फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस है। लेकिन इनकी अगर करेंसियों की बात की जाए तो सभी क्या है, यूरो है। और आप ये भी है कि इन्होंने क्या है 22 या 23 मार्च को इन्होंने क्या दिया था, अपना पद से इस्तीफा दिया था। और आज 24 मार्च को क्या है, नए प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, हैरिस नाम है, ठीक है ना। हैरिस जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या ले चुके हैं, शपथ भी ले चुके हैं। तो कल की जीके में इसको दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको याद रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। सीरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का, जो किससे संबंधित है भाई इनका, तो ये अगर हम बात करें किस देश से है, तो यहां पर आपने जो फ्लैग दिखाई दे रहा है इस पे भी लिखा हुआ है COP28 UAE। तो ये कहां से हैं, UAE से हैं। अगर हम UAE की कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी है, और वहीं की अगर करेंसी की बात करें तो क्या है, दिरहम है। तो ये UAE से बिलोंग करते हैं। कौन सा अवार्ड मिला है, सीरावीक लीडरशिप अवार्ड मिला है। और अगर बात करते हैं इजराइल ऑप्शन में, तो यहाँ पर इसकी जो राजधानी हो यरूशलेम है, और नई इसकी जो है शेकेल इसकी करेंसी है। मिस्र जो है कायरा है, करेंसी पाउंड है। सऊदी अरब जो है रियाद इसकी वो है कैपिटल है, और रियाल क्या है इसकी करेंसी की बात कर सकते हैं। इसी के साथ करंट अफेयर में आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत की राजनीति में भी बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या है, हाल ही में पद में रहते हुए गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या है कि अभी लेटेस्ट क्या है, ईडी वगैरह ने इनके को समन भेजे थे 15 या 20, लेकिन ये क्या है हाजिर नहीं हुए। तो अभी लास्ट टाइम इनको क्या करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। तो इनसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में पद पे रहते हुए, हालांकि इससे पहले भी जैसे सोरेन था, ठीक है ना, वगैरह, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपना पद से इस्तीफा दे दिया था, मतलब गिरफ्तार होने से पहले, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहली बार गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, ठीक है ना, तो ये कौन है भाई, अरविंद केजरीवाल है। इससे पहले हेमंत सोरेन हुए थे, लेकिन वो क्या थे, इस्तीफा दे चुके थे।
ठीक है ना। नायक फिल्म में था ना अनिल कपूर ने जैसे अमरीश पुरी को गिरफ्तार किया था, तो वैसे ही क्या है अरविंद केजरीवाल को क्या किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। किसके द्वारा? प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, यानी कि ईडी के द्वारा। हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो जैसा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहां पर विराट कोहली क्या होता है, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में इंडियन बैंक एसोसिएशन है भाई, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1946 को हुई थी। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष को चुना गया है, ये है, ठीक है। अगर इनका नाम का अगर हम जानना चाहेंगे तो यहाँ पर एक दिनेश कुमार खरे दे रखे हैं, एमवी राव दे रखा है, शांतिलाल जैन और MS कमा कोडी दे रखा है। तो ये जो बने हैं वो MV राव है। क्या है ये? MV राव। MV राव को क्या बनाया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन बचते हैं ना, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब 3 क्या है? और अन्य अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये हैं दिनेश कुमार खरे, शांतिलाल जैन और SN कमाकोड़ी जो है। लेकिन मुख्य अगर हेड की बात है तो आपको ये याद रखना है MV राव है। वहीं पर अगले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ठीक है ना, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये कौन होंगे भाई? शरत कमल होंगे। कौन होंगे? शरत कमल। पेरिस ओलंपिक में भारत के, पेरिस में होने वाले 2024 के गेम है, ठीक है, तो इसके ध्वजवाहक कौन होंगे? तो शरत कमल जो है यहाँ के ध्वजवाहक होंगे। इसी के साथ हाल ही में किसी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। पहले ये क्या था कि इंडियन, भारत के जितने भी फ्लैग हैं, मान लिया किसी की हाइट हमने ऊपर रखनी है, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ऊंचा फ्लैग कहां लगाया गया है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो ये उस फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। और अब बात करें अभी इनकी तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कौन है? ये है वो नवीन जिंदल। ये नवीन जिंदल है जिनको इंडियन स्टील एसोसिएशन का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। स्टील एंड पावर के अध्यक्ष की अगर बात करें, जिंदल स्टील जो एंड पावर के जो अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल जो है, तो क्या है? इंडियन स्टील के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और वहीं पर अगर हम इनके साथ देखें तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? दिलीप ओमन का लिया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में भारत की स्टील उत्पादक कंपनियों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और भारत की आधुनिक स्टील प्लांट अगर जमशेदजी टाटा ने स्थापित की थी, कब? 1907 में। भारत की पहली आधुनिक स्टील प्लांट जमशेदजी टाटा ने 1907 में, और जिसे अभी टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? जमशेदपुर, झारखंड में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्टील प्लांट के ऊपर, इस्पात के ऊपर क्या है, औद्योगिकीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो वहीं पर 1956-61 में पंचवर्षीय योजना चालू थी के दौरान भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मन कंपनी की सहायता से बनी है ये कंपनी। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो सोवियत संघ से बनी है। दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन के सहयोग से बनी हुई है। इसी के साथ चलते हैं आगे। जो भारत जो है दुनिया में चीन के बाद कच्चे इस्पात का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व के स्पंज आयरन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व में तैयार इस्पात का भी सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की पहली स्टील अगर सड़क की बात करें तो कहां पर है? गुजरात में। पहली स्टील सड़क की बात करें तो गुजरात में है। स्टील मंत्री ज्योतिराम सिंधिया ने हिसार में एक कंपनी स्टील सेक्टर का क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। दुनिया का पहला जीवाणु से मुक्त स्टील स्वीडन में बना था और हाइब्रिड कंपनी ने इसको बनाया था। 3D प्रिंट स्टील पुल की अगर बात करें तो ये नीदरलैंड में बना है। और अगर हम स्टील मैन ऑफ इंडिया को पूछे तो ये जमशेदजी ईरानी जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें हाल ही में पढ़ा था कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती, ठीक है ना, हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती किया है। तो ये तो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार ने कुछ और ऑपरेशन चला रखे हैं जो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन करुणा। ये चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, म्यांमार की खाड़ी में जब चक्रवात आया था तो ये ऑपरेशन क्या चलाया गया था? करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम भारत का झंडा लेके, ठीक है ना, भारत के झंडा अगर जिस गाड़ी पे लगा हुआ था तो वहां के जो लोग थे या जो वहां के जो युद्ध करने वाले थे वो उन गाड़ियों को कुछ नहीं कहते थे। तो इसलिए ये भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन देवी कौन सा था? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना। अब आपको यह भी पता होगा कि तालिबानियों ने क्या था, अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण वगैरह करके अपने अधिकार में सरकार को अपने अधीन कर लिया था। तब भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। वहीं पर बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त।
तो ये तुर्की प्लस सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन कौन सा चलाया था? दोस्त चलाया था। वहीं पर बात करें ऑपरेशन कावेरी, तो ये युद्धग्रस्त सूडान, आपको पता होगा कि सूडान वही है जो सबसे लास्ट में क्या बना है? संयुक्त राज्य संघ का सदस्य बना है। तो कावेरी, जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है वो युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल आउट का मतलब था कि जेके में जितने आतंकवादी थे उन सभी को मारने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में भारत को मिलाने के लिए, ठीक है ना, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के लिए, ठीक है ना, उनका सफाया करने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। और उसी के साथ अगर हम बात करें कि ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत चलाया था यमन युद्ध ग्रह में भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत कार्य चला था भाई। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल से अपने नागरिकों को वापस, इजराइल और फिलिस्तीन का जो अभी युद्ध हुआ था गाजा पट्टी के ऊपर, तो वहां से अगर भारतीयों को निकालने के लिए अगर बात आई थी तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और एल अक्सा फ्लड, एल अक्सा फ्लड का मतलब था कि हमास ने इजराइल पर हमला किया, हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसको तो कोड नेम दिया गया एल अक्सा फ्लड। और इजराइल ने जब उसका जवाबी हमला वापस दिया तो इसको बोला गया आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स। वहीं बात करते हैं ऑपरेशन चक्कर की, तो ये सीबीआई ने चला रखा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है। ऑपरेशन अमृत की बात करें तो ये केरल में चला रखा है। ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने चला रखा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ ने चला रखा है टिकट वगैरह की जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए। वहीं पर ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने चला रखा है। सर्द हवा का मतलब है जो पाकिस्तान से जो घुसपैठी आते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चला रखा है। और ऑपरेशन ओलविया भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं के लिए चला रखा है। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं ऑपरेशन श्रव शक्ति, तो ये चला रखा है भारतीय नौसेना ने। किसने चला रखा है? भारतीय नौसेना ने, आतंकवादियों को साफ करने के लिए। इसी ने एक चलाया था श्रव शक्ति, क्या चला था? श्रव शक्ति चलाया था, भारतीय जो सेना है उसी ने चलाया था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को साफ करने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु अभी हमने पीछे जीके में किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कामधेनु चलाया था। वहीं पर बात करते हैं, तो आज का ये जीके है भाई आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये जो करंट अफेयर है इसमें आपके जो डेली जो क्वेश्चन है वो इतने ही बनते हैं, जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, कुछ कैपिटल से रिलेटेड हैं, कुछ नई अपॉइंटमेंट है, तो यही क्वेश्चन जो आपके डेली की डेली क्या है आपके न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते हैं और वहीं से उठाकर यहाँ इन चीजों को डाला जाता है। तो इसी प्रकार डेली जो करंट अफेयर है वो आपको मिलती रहेगी। और ये करंट अफेयर के साथ साथ आपको चैनल पर एजुथॉट्स, चैनल क्या है? एजुथॉट्स पर आपको जीके, ठीक है, जीएस और साइंस, जो आर्मी और एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं, नेवी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेडमैन्स के लिए क्या है? साइंस जीके की क्लास है, इसी चैनल पर आपको शाम को मिलती है। उसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो यह है सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी कोई चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9545445118। तो इसी के साथ बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जो भी एग्जाम में तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको मदद मिल सके। तो मिलते हैं दोबारा एक अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।